पृथ्वी न केवल खोखली है, बल्कि इसके ध्रुव वास्तव में पतले हैं और पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर आंतरिक कोर में प्रवेश द्वार भी हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली गहराइयों में, जहां सन्नाटा छाया रहता है और कई रहस्य दबे हुए हैं, एक ऐसी खोज सामने आई है जिसने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी है और दुनिया भर के लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया है। सदियों से अंटार्कटिका एक रहस्य बना हुआ है, एक निर्जन वीरान इलाका जहां मानव गतिविधियों का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन अब साहसी शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक ऐसी अनोखी चीज खोज निकाली है जो समझ से परे है, एक ऐसा रहस्योद्घाटन जो इतिहास की दिशा ही बदल सकता है। आइए हमारे साथ अंटार्कटिका की बर्फ की विशाल चादर के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने की इस रोमांचक यात्रा में शामिल हों। अंटार्कटिका में जो कुछ सामने आया है उसने पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया है और यह संभवतः मानवता और हमारी समझ से परे शक्तियों के बीच अंतिम युद्ध हो सकता है। ध्रुवीय अन्वेषण। इतिहास के विशाल विस्तार में केवल कुछ साहसी खोजकर्ताओं को ही नायकों की उपाधि प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सभी खोजकर्ताओं को वह पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे, या उनकी उल्लेखनीय खोजों को उचित मान्यता नहीं मिली। आश्चर्यजनक रूप से इनमें से कुछ साहसी व्यक्तियों की खोजों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा जानबूझकर छिपा दिया गया था। एक ऐसे ही अन्वेषक जिनकी कहानी असाधारण थी थे रियर एडमिरल रिचर्ड एवलिन बर्ड। रियर एडमिरल रिचर्ड एवलिन बर्ड नाम शायद तुरंत जाना पहचाना न लगे, लेकिन उनके हालिया खुलासों ने हमारे ग्रह के बारे में, हमारे अब तक के सभी ज्ञान पर संदेह पैदा कर दिया है। एवलिन बर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित नौसेना कमांडर और अन्वेषक थे। वे न केवल एक असाधारण विमान चालक थे, बल्कि ध्रुवीय अन्वेषण में अग्रणी और ध्रुवीय रसद के कुशल आयोजक भी थे। उनके असाधारण कारनामों को अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो बिल्कुल उचित था। उनके उल्लेखनीय आर्कटिक करियर की शुरुआत 1924 में हुई, जब उन्होंने कमांडर डीबी मैकमिलन के पश्चिमी ग्रीनलैंड के आर्कटिक अभियान के हिस्से के रूप में एक छोटी नौसैनिक विमानन इकाई का नेतृत्व संभाला। यह बर्ड की उत्तर के बर्फीले इलाकों की विस्मयकारी यात्रा की शुरुआत थी। हालांकि बर्ड की कहानी को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है उनकी खोजों के दौरान की गई एक अद्भुत खोज, जिसने पृथ्वी के बारे में हमारी समझ की बुनियाद को ही हिला दिया। दुर्भाग्य से इन अभूतपूर्व खोजों का तत्कालीन अधिकारियों द्वारा विरोध और दमन किया गया। बर्ड के गुप्त खुलासों के इर्द गिर्द की साजिश और रहस्य की कल्पना कीजिए। उन्हें ऐसी कौन सी खोज मिली होगी जो इतनी गहन और विवादास्पद थी? क्या उनके निष्कर्ष मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान के विपरीत थे या स्थापित धारणाओं को चुनौती देते थे? ये प्रश्न रहस्यमय ढंग से हवा में लटके हुए हैं, जिनके सुलझने का इंतजार है। बर्फीले परिदृश्यों के ऊपर उड़ान भरने के प्रति बर्ड का आकर्षण तब शुरू हुआ जब उन्होंने पश्चिमी ग्रीनलैंड की चमचमाती समुद्री बर्फ और विशाल ग्लेशियरों के ऊपर उड़ान भरी। वहीं उन्हें पहली बार एक रोचक अफवाह का पता चला, दक्षिणी ध्रुव की बर्फीली गहराइयों में कहीं छिपे हुए पृथ्वी के रहस्यमय केंद्र के गुप्त प्रवेश द्वार के बारे में। इस काल्पनिक विचार से प्रेरित होकर उन्होंने साहसी अभियानों पर निकल पड़े और अपने विमानों को दक्षिणी ध्रुव के अज्ञात क्षेत्रों की ओर उड़ाया।
लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। उत्तरी ध्रुव के ऊपर अपनी एक खतरनाक उड़ान के दौरान एक असाधारण घटना घटी। 9 मई 1926 को बर्ड और उनके कुशल पायलट फ्लॉयड बेनेट ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने का दावा किया। उन्होंने खुद को उत्तरी ध्रुव के बर्फीले विस्तार के ऊपर सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाले पहले विमान चालक घोषित किया। उनकी रोमांचक यात्रा किंग्स बे, पिट्सबर्ग और नॉर्वे से शुरू हुई, जहां उन्होंने अपने भरोसेमंद फोकर ट्राइमोटर विमान में उड़ान भरी। पूरे 15 घंटे, लगभग 15.5 घंटे तक बर्ड और बेनेट ने बर्फीले आसमान में उड़ान भरी। इस दौरान उन्हें केवल कुछ मामूली बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि दाहिने इंजन में तेल का रिसाव। इस छोटी सी परेशानी के बावजूद वे अपने अटूट दृढ़ संकल्प और खोज के रोमांच से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। उनकी इस शानदार उपलब्धि की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरा देश जश्न में डूब गया। बर्ड और बेनेट को राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया। उनकी बहादुरी और साहस ने दूर दूर तक लोगों को मोहित कर लिया। ऐतिहासिक उड़ान के दौरान उन्होंने जो अटूट साहस और दृढ़ता दिखाई, उसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो उनकी असाधारण उपलब्धि का प्रमाण है। इतनी प्रशंसा मिलने के बावजूद विवाद की आशंका बनी रही। बर्ड और बेनेट के विमान के सचमुच उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने को लेकर संदेह पैदा हो गया। कुछ संशयवादियों ने उनके नेविगेशन की सटीकता और उनके दावों की सत्यता पर सवाल उठाए। माउंट सिडले, पारंपरिक साधनों पर निर्भर रहने वाले प्रारंभिक खोजकर्ताओं के विपरीत, बर्ड ने दुर्गम भूभाग में यात्रा करने के लिए हवाई जहाज और अन्य आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया। अपने एक अभियान के दौरान उन्हें एक अद्भुत चीज मिली। माउंट सिडले नामक एक विशाल निष्क्रिय ज्वालामुखी। यह विशाल ज्वालामुखी न केवल अंटार्कटिका में अपनी तरह का सबसे बड़ा है, बल्कि दुनिया भर के 7 प्रसिद्ध ज्वालामुखी शिखरों में भी इसका विशेष स्थान है। मानव सभ्यता से दूर स्थित इसकी दूरस्थ स्थिति इसे और भी आकर्षक बनाती है, जो असाधारण अनुभवों की चाह रखने वाले साहसी पर्वतारोहियों को आकर्षित करती है। उन्होंने कई अंटार्कटिक अभियानों का नेतृत्व किया, जिनमें से प्रत्येक उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा था। उनकी पहली यात्रा, जो 1928 से 1930 तक चली, उनके अन्वेषण गाथा की शुरुआत थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रॉस आइस शेल्फ की जमी हुई सतह पर लिटिल अमेरिका नामक एक बेस स्थापित किया। वहां से बर्ड और उनकी टीम ने अंटार्कटिका के विशाल विस्तार पर रोमांचक उड़ानें भरीं, नए क्षेत्रों का मानचित्रण किया और छिपी हुई पर्वत श्रृंखलाओं की खोज की। अपनी सफलता पर संतुष्ट न होकर बर्ड ने 1933 से 1935 तक एक दूसरा मिशन शुरू किया। इस साहसिक अभियान के दौरान उन्होंने लिटिल अमेरिका 2 नामक एक दूसरा अड्डा बनाया और अविश्वसनीय रूप से मुख्य शिविर से 123 मील दूर स्थित एक उन्नत अड्डे पर 5 लंबे शीतकालीन महीने अकेले बिताए। यह एकांत और अलगाव बर्ड के धैर्य और दृढ़ संकल्प की सच्ची परीक्षा थी। अन्वेषण की उनकी प्यास ने उन्हें 1939 से 1941 तक तीसरी यात्रा पर ले जाया, जिसका नाम लिटिल अमेरिका 3 रखा गया। इसी यात्रा के दौरान
उन्हें वेस्टर्न आइलैंड की खोज हुई, जो एक उल्लेखनीय खोज थी, और उनकी महत्वपूर्ण खोजों की सूची में एक और उपलब्धि जुड़ गई। बर्ड की अदम्य जिज्ञासा और बर्फीले महाद्वीप के रहस्यों को उजागर करने की उनकी लगन अटूट थी। हालांकि उनका सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा अंटार्कटिक अभियान उनकी चौथी यात्रा थी, जिसे लिटिल अमेरिका 4 या ऑपरेशन हाई जंप के नाम से जाना जाता है। यह अभियान 1946 से 1947 तक चला और इसमें 13 जहाजों का एक विशाल बेड़ा और 4000 कर्मियों की भारी संख्या शामिल थी। इस विशाल अभियान ने अब तक के सबसे व्यापक अंटार्कटिक अभियान का खिताब हासिल किया, जो बर्फीले महाद्वीप के रहस्यों को सुलझाने के लिए बर्ड की अद्वितीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑपरेशन डीप फ्रीज 1955 से 1956 में बर्ड ने अंटार्कटिका के अपने अंतिम साहसिक अभियान की शुरुआत की, जिसे लिटिल अमेरिका 5 के नाम से जाना जाता है। यह एक असाधारण अभियान था जो अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष के दौरान हुआ और इसे ऑपरेशन डीप फ्रीज का कोड नेम दिया गया था। अपने अभियानों के दौरान बर्ड ने उल्लेखनीय खोजें की और अंटार्कटिका के बारे में हमारे ज्ञान का व्यापक विस्तार किया। लेकिन असली दिलचस्प बात तो अब शुरू होती है। बर्ड की कुछ सबसे रोचक खोजें कई वर्षों तक गुप्त रहीं, जब तक कि उनके बेटे को उनकी खोई हुई डायरी नहीं मिल गई। पता चला कि डायरी किसी तरह तवानी वकावा शुश के पास पहुंच गई थी। इस उल्लेखनीय खोज ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ए कंप्लीट अर्थ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे अब हम हॉलो अर्थ रिसर्च सोसाइटी के नाम से जानते हैं। इस डायरी में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे थे जिन्होंने प्रचलित मान्यताओं को चुनौती दी। इसकी विषय वस्तु 1970 के दशक तक अज्ञात रही, जब अंततः इसका खुलासा हुआ। डायरी के महत्व को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इसे यूएफओ में विशेषज्ञता रखने वाले एक प्रसिद्ध शोधकर्ता और लेखक डैन वेइस को सौंप दिया गया। इसके प्रकाशन के बाद बर्ड की गुप्त खोजों से दुनिया को अवगत कराया गया, जिससे संभावनाओं के एक नए आयाम की रोमांचक झलक मिली। डायरी में दर्ज खुलासों ने व्यापक जिज्ञासा जगाई और गर्मागर्म बहसें शुरू कर दीं। डायरी के पन्नों में मिली असाधारण जानकारियों ने वैज्ञानिक अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाया और खोखली पृथ्वी के रहस्यों की गहन जांच को प्रेरित किया। रहस्यमय यात्रा। एडमिरल रिचर्ड ई। बर्ड की गुमशुदा डायरी एक छिपे हुए खजाने की तरह है, जो असाधारण कहानियों से भरी है। यह 9 फरवरी 1947 को उनके द्वारा शुरू की गई एक रहस्यमय यात्रा की रोमांचक कहानी बयां करती है। उस समय एडमिरल बर्ड ग्रह के सबसे दक्षिणी छोर पर तैनात टास्क फोर्स 68 का नेतृत्व कर रहे थे। वे ऑपरेशन हाई जंप नामक एक महत्वाकांक्षी मिशन का हिस्सा थे, जो अंटार्कटिका के विशाल बर्फीले भूभागों का अन्वेषण करने के लिए 6 महीने का एक साहसिक अभियान था। यह अभियान कोई साधारण अभियान नहीं था। टास्क फोर्स 68 ने 2 दिसंबर 1946 को नॉरफॉक, वर्जीनिया से प्रस्थान किया, जो अन्वेषण और खोज से भरी एक महाकाव्य यात्रा के लिए तैयार थी। हालांकि इस भव्य अभियान के दौरान कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। अंटार्कटिका के लुभावने तटों और छिपे हुए आंतरिक भागों का लगभग 2 महीने तक मानचित्रण और फोटोग्राफी करने के बाद मिशन अचानक समाप्त हो गया। इस अचानक समाप्ति के पीछे के कारण रहस्य में डूबे रहे। ठीक इसी उलझन भरे मोड़ पर गुमशुदा डायरी का रहस्य सामने आता है। इसके अस्तित्व से अनेक प्रश्न उठते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद को यह रहस्यमयी डायरी कहां से मिली? एडमिरल बर्ड एक उच्च स्तरीय अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व करते हुए उत्तरी ध्रुव के ऊपर से क्यों गुजरे? एडमिरल बर्ड को उत्तरी ध्रुव के बर्फीले विस्तार को पार करने के लिए प्रेरित करने वाले गुप्त उद्देश्यों और असाधारण परिस्थितियों के बारे में केवल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। शायद कुछ अज्ञात घटनाएं या अनछुए क्षेत्र उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे, उनकी जिज्ञासा को जगा रहे थे और उन्हें अपने निर्धारित मिशन की सीमाओं से परे जाकर खोजबीन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। फ्लाइट लॉग बेस कैंप आर्कटिक नामक एक रोचक डायरी में बर्ड ने आर्कटिक मिशन के दौरान अपने असाधारण अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया। यात्रा शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद जब वे उत्तर की ओर बढ़े तो उन्हें पहाड़ों की एक ऐसी अद्भुत श्रृंखला दिखाई दी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये विशाल पर्वत शिखर ध्रुवीय क्षेत्र के छिपे हुए चमत्कारों के साक्षी थे। हालांकि उनके अभियान में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब उन्हें अपने विमान में लगे चुंबकीय और जायरो कंपास में खराबी का सामना करना पड़ा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये आवश्यक नेविगेशन उपकरण अप्रत्याशित रूप से घूमने और डगमगाने लगे। उनके साथ आए शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि यह अनियमित व्यवहार संभवतः विमान के उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ने के कारण हुआ होगा, जैसा कि आर्कटिक में स्थित बेस कैंप के संदर्भ और उनकी उत्तर दिशा की ओर यात्रा से संकेत मिलता है। बर्ड की आर्कटिक यात्रा के ठीक 2 सप्ताह बाद चिली के समाचार पत्रों ने उनसे जुड़ी एक नई और विचित्र घटना की सूचना दी। उन्होंने दावा किया कि बर्ड का सामना अद्भुत उड़ने वाली वस्तुओं वाले एक अलग दुश्मन से हुआ था। ये रहस्यमयी वस्तुएं लंबी दूरी तय कर सकती थीं और ध्रुवों के बीच तेजी से आवागमन कर सकती थीं। वेडेल सागर में लगभग 20 मिनट तक एक भयंकर संघर्ष चला। अज्ञात यान पानी से बाहर निकले और बर्ड के समूह पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत हो गई। बर्ड की डायरी में एक प्रविष्टि में उन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर एक अप्रत्याशित मिशन का उल्लेख किया है, जहां उन्हें एक भंवर के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचा दिया गया था। वहां उनकी मुलाकात अगार्थन नामक मानवाकार प्राणियों और मास्टर नामक एक सम्मानित नेता से हुई। मास्टर ने बर्ड को परमाणु बम के निर्माण के लिए फटकारा और इसकी विनाशकारी शक्ति के बारे में चेतावनी दी। इस घटना ने बर्ड को अचंभित कर दिया और उनका मानना था कि एक अंधकारमय भविष्य से बचने के लिए मानवता को बदलना होगा। इन विचित्र घटनाओं को बेहद असामान्य माना गया और पेंटागन में जानकारी मिलने के बाद बर्ड ने इनके बारे में बात न करने का फैसला किया। उनकी डायरी की आखिरी प्रविष्टि में इन आश्चर्यजनक घटनाओं को गुप्त रखने के वादे का संकेत मिलता है। 5 मार्च के समाचार पत्रों में छपी खबरों ने बर्ड के दावों की पुष्टि की, क्योंकि टास्क फोर्स 68 के दल के सदस्यों ने पत्रकारों के साथ अपने अनुभव साझा किए। इन बहादुर व्यक्तियों ने असाधारण डिस्क के आकार के वाहनों के साथ हुई झड़पों का वर्णन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके दल में कई लोग हताहत हुए। इन नुकसानों को कम आंकने या नजरअंदाज करने के बजाय उन्होंने चिल्ली के प्रेस को इस दुर्जेय नए शत्रु के बारे में सूचित करना चुना, जो अविश्वसनीय गति से विशाल दूरियों को तय करने में सक्षम था, ध्रुव से ध्रुव तक फैला हुआ था और अग्रथा के छिपे हुए क्षेत्र का पर्दाफाश कर रहा था। बर्ड ने अपनी डायरी में अपनी एक असाधारण उड़ान का वर्णन किया। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, क्योंकि वह एक रहस्यमय पर्वत श्रृंखला के बीच से उड़ रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बर्फीले और हिम से ढके परिदृश्यों के बजाय वे जीवन से भरपूर एक जीवंत और हरे भरे क्षेत्र में पहुंच गए। यह अविश्वसनीय खोज फरवरी में
पृथ्वी की गहराई में किए गए उनके अभियान के दौरान हुई। बर्ड का दावा है कि अपनी उड़ान के दौरान उन्होंने एक विशालकाय जीव मैमथ को देखा, जो एक प्राचीन और राजसी जानवर था और जिसे लंबे समय से विलुप्त माना जाता था। लेकिन यह तो उनके आश्चर्यजनक अनुभव की बस शुरुआत थी। जैसे जैसे उसकी उड़ान जारी रही, उसे एक अज्ञात शहर की ओर एक अजीब और अदम्य खिंचाव महसूस हुआ, जिसका नाम बाद में अगाथा बताया गया। हालांकि उड़ान आसान नहीं थी। उसके नेविगेशन उपकरण खराब होने लगे और पूरी तरह से बेकाबू हो गए। दिशा मापने और उसे बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण जायरोस्कोप अनियमित रूप से आगे पीछे हिलने लगा, जिससे विमान के नियंत्रण बेकार हो गए। बर्ड और उनके दल के लिए यह एक भ्रमित करने वाला और घबराहट भरा अनुभव था। लेकिन फिर कुछ सचमुच चौंकाने वाली घटना घटी। तेज रोशनी से जगमगाते और स्वास्तिक चिन्हों से सजे डिस्क के आकार के विमान बर्ड के विमान को अगार्थ की ओर ले जाने लगे। ये अज्ञात उड़ने वाली मशीनें मानो उनकी रक्षा कर रही थीं और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा रही थीं। उतरने पर बर्ड और उनके रेडियो कर्मियों का स्वागत सुनहरे बालों वाले लंबे कद के लोगों के एक समूह ने किया। उन्हें विमान से उतरने का निर्देश दिया गया और फिर उन्हें मास्टर के नाम से जाने जाने वाले एक व्यक्ति से मिलने के लिए ले जाया गया। यहीं पर बर्ड को पता चला कि वह अरिहानी डोमेन में प्रवेश कर चुका है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित एक गुप्त क्षेत्र है। बाद की डायरी प्रविष्टियों में वह अगाथा के निवासियों के साथ अपनी मुलाकातों और बातचीत को याद करता है। उसने पाया कि उनके क्षेत्र में उसका आगमन कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा था। उन प्राणियों ने उसे बताया कि उसका कार्य अधिक देर तक विलंबित नहीं होगा, जिससे संकेत मिलता है कि उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। बर्ड के विवरण के अनुसार हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से हुई तबाही के कारण अरिहानी ने अपने फ्लुगेलरॉड या उड़ने वाली डिस्क पृथ्वी पर भेजे थे। उनका उद्देश्य इन विनाशकारी हथियारों के मानवता की प्रगति पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना था। इस खोज ने अग्रथा के प्राणियों की गहरी चिंताओं और कार्यों पर प्रकाश डाला। गुरु से मुलाकात के दौरान बर्ड ने गुरु के कथन को इस प्रकार उद्धृत किया। देखिए, हमने पहले कभी आपकी जाति के युद्धों और बर्बरता में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अब हमें हस्तक्षेप करना ही होगा, क्योंकि आपने एक ऐसी शक्ति से छेड़छाड़ करना सीख लिया है जो मनुष्यों के लिए नहीं बनी है, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा। हमारे दूतों ने आपकी दुनिया की शक्तियों को संदेश भेज दिए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आपको दुनिया की वास्तविकता का साक्षी बनने के लिए चुना गया है। हमारी संस्कृति और विज्ञान आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। 1945 में और उसके बाद हमने आपकी जाति से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे प्रयासों का विरोध हुआ। हमारी फ्लुगेलरॉड पर गोले दागे गए। जी हां, आपके जेठ विमान घोर द्वेष और शत्रुता के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं। इसलिए मेरे बेटे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम्हारी धरती पर एक भयंकर तूफान मंडरा रहा है, एक भयानक प्रकोप जो कई वर्षों तक चलेगा। आपके हथियारों में कोई समाधान नहीं होगा, आपके विज्ञान में कोई सुरक्षा नहीं होगी। यह तूफान तब तक जारी रह सकता है जब तक आपकी सभ्यता का हर पहलू कुचल न जाए और सभी मानवीय उपलब्धियां भीषण अराजकता में नष्ट न हो जाएं। तुम्हारा हालिया संघर्ष तो तुम्हारी जाति के लिए आने वाले संकट की एक झलक मात्र था। गुरु ने बर्ड को मानवता के लिए एक संदेश लेकर पृथ्वी पर लौटने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया था, तुम्हारी जाति पर आने वाला अंधकार युग पृथ्वी को एक कफन की तरह ढक लेगा। हालांकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जाति के कुछ लोग इस तूफान से बच जाएंगे।
इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। हम तुम्हारी जाति की राख से एक नई दुनिया को उभरते हुए देख रहे हैं, जो अपने खोए हुए और पौराणिक खजानों की तलाश में है। और वे हमें, मेरे बेटे, हमारी शरण में सुरक्षित पाएंगे। जब वह समय आएगा, हम एक बार फिर आपकी संस्कृति और वंश को पुनर्जीवित करने में सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे। शायद तब तक आप युद्ध और संघर्ष की निरर्थकता को समझ चुके होंगे। कुछ समय बाद आपकी संस्कृति और ज्ञान के कुछ पहलू पुनर्स्थापित हो जाएंगे, जिससे आपकी प्रजाति को नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। उन्हें वापस उनके रेडियो ऑपरेटर से मिलवाया गया और दोनों को साथ में उनके विमान तक ले जाया गया। फिर विमान को शहर से बाहर ले जाकर उनके बेस कैंप में वापस भेज दिया गया। ऐसा लगता है कि विमान लगभग 1 घंटे बाद वहां उतरा। अब बारी है आज के सब्सक्राइबर पिक की। अंटार्कटिका के बर्फीले विस्तार में एक आश्चर्यजनक दृश्य ने दुनिया को झकझोर दिया। एक विशालकाय एलियन रोबोट, जिसका धातुई ढांचा ध्रुवीय सूर्य की रोशनी में चमक रहा था, बर्फ से बाहर निकला। पूरी दुनिया सांस रोककर बैठी थी और अलौकिक जीवन की अटकलें लगने लगी थीं। वैज्ञानिक जटिल कारीगरी पर आश्चर्यचकित थे और इसके उद्भव और उद्देश्य पर विचार कर रहे थे। हालांकि जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, इस रहस्य में दरारें दिखने लगीं। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में विशाल रोबोट का पर्दाफाश हुआ कि यह सनकी कलाकारों के एक समूह द्वारा रचा गया एक सुनियोजित धोखा था। दुनिया अविश्वास से स्तब्ध रह गई। फिर भी लोगों में जिज्ञासा बनी रही। कई सवाल उठे जिनके जवाब की मांग उठने लगी। इस दुस्साहसी चाल के पीछे कौन थे? उन्होंने दुनिया को कैसे धोखा दिया? किस बात ने उन्हें इतना भव्य तमाशा रचने के लिए प्रेरित किया? जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, जुनून, महत्वाकांक्षा और मानवीय कल्पना को मोहित करने की अदम्य प्यास की एक कहानी उभर कर सामने आई। आश्चर्य जगाने और चिंतन को प्रेरित करने की इच्छा से प्रेरित कलाकारों ने बड़ी चतुराई से एक विस्मयकारी रहस्य रच दिया था। हालांकि यह मिथक अब झूठ साबित हो चुका है, अंटार्कटिक रोबोट आज भी असाधारण चीजों और हमारी समझ से परे गहरे रहस्यों के प्रति मानवता की लालसा का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है। हमें बताएं कि आपको अभी जो दिखाया गया है उसके बारे में आपकी क्या राय है। डिस्क के आकार के विमान। मास्टर के साथ इस कथित मुठभेड़ के 3 सप्ताह से भी कम समय बाद ऑपरेशन हाई जंप, जो एक महत्वपूर्ण मिशन था, अप्रत्याशित रूप से रद्द कर दिया गया। सैन्य कर्मियों के एक समूह से बनी टास्क फोर्स 68 को चिली के बंदरगाहों पर तैनात किया गया। 11 मार्च को पेंटागन में हुई ब्रीफिंग के बाद चालक दल के एक सदस्य ने मीडिया को समुद्र से निकले डिस्क के आकार की वस्तुओं के साथ एक अजीब लड़ाई के बारे में बताया। हालांकि इसके बाद मिशन के नेता बर्ड से सभी संचार बंद हो गए। कोई और अपडेट साझा नहीं किया गया। उसी वर्ष जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका के आवासीय क्षेत्रों में कई यूएफओ देखे जाने की घटनाएं हुईं। इसी दौरान यह अफवाह फैली कि न्यू मैक्सिको के रोसवेल के पास एक खेत से एक डिस्क के आकार की वस्तु बरामद की गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ऑपरेशन हाई जंप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित की गई नुश्वबेनलैंड नामक कथित नाजी कॉलोनी के जवाब में चलाया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि हिटलर खुद भी वहां से भाग निकला होगा। खोखली पृथ्वी के विचार से मोहित लेखक रॉडनी क्लॉग की पुस्तक हमारी पृथ्वी खोखली है में दावा किया गया है कि बर्ड नामक प्रसिद्ध खोजकर्ता ने 1927 में एक असाधारण यात्रा की थी। क्लॉग के अनुसार
बर्ड ने कथित तौर पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर खोखली पृथ्वी के प्रवेश द्वार खोजे थे। उन्होंने उत्तरी ध्रुव के प्रवेश द्वार से प्रवेश किया और 2 साल बाद दोनों ध्रुवों के खुले रास्तों से होते हुए वापस लौटे। रोचक बात यह है कि 1946 में अंटार्कटिका की खोज के उद्देश्य से चलाए गए ऑपरेशन हाई जंप के दौरान बर्ड दक्षिणी ध्रुव के खुले रास्ते में आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। तभी उनका सामना एक अद्भुत घटना से हुआ। कहानी के अनुसार उनका सामना एक डिस्क के आकार के यान से हुआ और उन्होंने उस पर गोली भी चलाई। इस घटना के चलते कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि बर्ड के टास्क फोर्स को महाद्वीप से दूर भेज दिया गया था। बर्ड की इस कथित घटना से कई सवाल उठते हैं। उन्हें चुप क्यों कराया गया और उनके इस असाधारण अनुभव पर खुलकर चर्चा करने से क्यों रोका गया? यदि इस घटना की जानकारी को दबाया न गया होता तो इससे मानव जाति की विश्व दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता? क्या उस दौरान यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की लहर का संबंध इस विशेष घटना से हो सकता है? बर्ड के कारनामों की सच्चाई अभी भी अनिश्चित है, लेकिन अंटार्कटिका में यूएफओ देखे जाने की कई रिपोर्टें आई हैं। जाने माने यूएफओ खोजकर्ताओं ने इन दृश्यों को दर्ज किया है, जो बर्फीले महाद्वीप पर एक रहस्यमय उपस्थिति का संकेत देते हैं। दरअसल ईटी डेटाबेस के स्कॉट वॉरिंग का दावा है कि उन्होंने गूगल मैप्स का उपयोग करके अंटार्कटिका की आभासी खोज करते समय एक रोचक खोज की। उन्हें एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें बर्फ के नीचे आंशिक रूप से दबी हुई कोई वस्तु दिखाई दे रही थी। गहन जांच करने पर वस्तु किसी एलियन अंतरिक्ष यान जैसी प्रतीत हुई, जिसका शरीर धातु जैसा, आकार त्रिकोणीय और मध्य में उभरा हुआ था। इन निष्कर्षों से इस संभावना को बल मिलता है कि एलियन सदियों या हजारों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद रहे होंगे। यह विचार कि अलौकिक प्राणी हमारे ग्रह पर आए होंगे और अपने अनुभवों के निशान छोड़ गए होंगे, अत्यंत आकर्षक और विचारोत्तेजक है। खोखली पृथ्वी एक सिद्धांत है जिसे खोखली पृथ्वी का सिद्धांत कहा जाता है, जो यह बताता है कि हमारे पैरों के नीचे रहस्यमयी दुनियाएं मौजूद हैं। यह विचार बहुत लंबे समय से, यहां तक कि प्राचीन काल से भी प्रचलित है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग इसे पौराणिक स्थानों जैसे ग्रीक हेड्स, नॉर्दिक ज्वारटेल, शियोल और ईसाई धर्म के नरक से जोड़ते थे। सबसे पहले दार्शनिक प्लेटो ने खोखली पृथ्वी की अवधारणा प्रस्तावित की थी, लेकिन चलिए सन 1692 में चलते हैं, जब एडमंड हैली नामक वैज्ञानिक ने खोखली पृथ्वी के मॉडल का अपना संस्करण प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि हमारा ग्रह एक मोटी परत की तरह है, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 आंतरिक संकेंद्रित परतें हैं और केंद्र में एक कोर है। इन आंतरिक कोशों का आकार निर्धारित करने के लिए हैली ने शुक्र, मंगल और बुध जैसे अन्य ग्रहों के व्यास का अध्ययन किया। हैली के अनुसार इनमें से प्रत्येक आंतरिक कोश का अपना वायुमंडल और चुंबकीय स्पंदन होता है और वे अलग अलग गति से घूमते हैं। हैली को यह सिद्धांत प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित करने वाली बात कुछ विचित्र दिशा सूचक तरंग दैर्ध्य थीं, जो पूरी तरह से समझ में नहीं आती थीं। उनका मानना था कि पृथ्वी के असामान्य चुंबकीय व्यवहार को आंतरिक परतों के अस्तित्व से समझाया जा सकता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हैली का यह भी मानना था कि पृथ्वी के भीतर इन आंतरिक परतों के अंदर जीवित प्राणियों का एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हो सकता है। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि आकाश में कभी-कभी दिखाई देने वाली मनमोहक ऑरोरा बोरेलिस आसमानी रोशनी पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली गैस के कारण हो सकती है। दिलचस्प बात यह है
कि लियोनार्ड यूलर जैसे अन्य विद्वानों ने हैली के विचार को आगे बढ़ाया। अपनी पुस्तक लैंड्स बियॉन्ड में लेखकों डी कैंप एंड ले ने उल्लेख किया है कि यूलर ने खोखली पृथ्वी की एक समान अवधारणा प्रस्तावित की थी, लेकिन केवल 2 के बजाय कई परतों के साथ। इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि यूलर ने खोखली पृथ्वी के भीतर एक आंतरिक सूर्य की कल्पना की थी, जो गहराई में फल फूल रही एक अत्यंत उन्नत सभ्यता को प्रकाश प्रदान करता था। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि यूलर ने ठोस पृथ्वी के विचार पर भी चिंतन किया था। एक जर्मन राजकुमार को लिखे अपने पत्रों में उन्होंने एक ऐसे विचार प्रयोग का वर्णन किया था जिसमें पृथ्वी ठोस है। इसलिए इन महान विचारकों के बीच भी हमारे ग्रह की प्रकृति के बारे में अलग अलग विचार और अटकलें थीं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में सर जॉन लेस्ली ने यूलर के विचार को आगे बढ़ाया और आंतरिक सूर्यों को नाम दिए, जिन्हें उन्होंने प्लूटो और प्रोकोसन और प्रोसरपाइन नाम दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि इसका बौने ग्रह प्लूटो की बाद में हुई खोज से कोई संबंध नहीं था। 1829 में जॉन क्लीव्स सिम्स जूनियर ने खोखली पृथ्वी का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हमारी पृथ्वी में 800 मील मोटी एक खोखली परत है, जिसके दोनों ध्रुवों पर छिद्र हैं और 4 आंतरिक परतें हैं। प्रत्येक आंतरिक परत में भी ध्रुवों पर एक छिद्र है। जेम्स मैकब्राइड के समर्थन के कारण सिम्स को अपने विचारों के लिए काफी लोकप्रियता मिली। सिम्स ने अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए उत्तरी ध्रुव की यात्रा की योजना भी बनाई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने इसे रद्द कर दिया। दुख की बात है कि सिम्स का निधन उसी वर्ष 1829 में हो गया। खोखली पृथ्वी के सिद्धांत के एक अन्य अनुयायी जेरेमिया रेनॉल्ड्स ने सिम्स की मृत्यु के बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। रेनॉल्ड्स ने इस विषय पर व्याख्यान दिए और खोखली पृथ्वी का पता लगाने के लिए एक अभियान का आह्वान किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ध्यान बदल दिया और अंटार्कटिका की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अपने पूर्व विवादों और दूसरों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों के कारण रेनॉल्ड्स ने 1838 से 1842 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की महान खोज यात्रा में भाग नहीं लिया। 20वीं शताब्दी में खोखली पृथ्वी के विचार के कई समर्थक थे। विलियम रीड ने 1906 में फैंटम ऑफ द पोल्स नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि पृथ्वी खोखली है और उसमें कोई आंतरिक आवरण या आंतरिक सूर्य नहीं है। मार्शल गार्डनर ने भी 1913 में अपनी पुस्तक ए जर्नी टू द अर्थ्स इंटीरियर के माध्यम से खोखली पृथ्वी की अवधारणा का समर्थन किया, जिसे बाद में 1920 में विस्तारित किया गया। गार्डनर ने एक आंतरिक सूर्य का विचार प्रस्तावित किया और अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक मॉडल भी बनाया। हालांकि उन्होंने रीड के विचारों का उल्लेख नहीं किया। लगभग उसी समय व्लादिमीर ओब्रुचेव ने प्लूटोनिया नामक एक काल्पनिक उपन्यास लिखा, जिसमें एक खोखली पृथ्वी का चित्रण किया गया था, जिसमें प्रागैतिहासिक जीव रहते थे और जिसके केंद्र में एक सूर्य था। इस पुस्तक में आर्कटिक में एक छेद की कल्पना की गई थी, जो आंतरिक भाग को सतह से जोड़ता था। कुछ लोग भूमिगत सुरंगों या खोखली पृथ्वी में रहने वाले आध्यात्मिक गुरुओं में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव, तिब्बत, पेरू और कैलिफोर्निया में स्थित माउंट शास्ता जैसी जगहें अगार्थ नामक इस रहस्यमयी दुनिया के प्रवेश द्वार हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि ये क्षेत्र यूएफओ के उद्गम स्थल हैं। 1969 में डॉक्टर रेमंड बर्नार्ड द्वारा लिखित मानी जाने वाली पुस्तक द हॉलो अर्थ प्रकाशित हुई। यह पुस्तक इन अवधारणाओं की गहराई से पड़ताल करती है।
खोखले ग्रहों के विचार की खोज करती है और यहां तक कि यह भी प्रस्ताव रखती है कि यूएफओ रिंग नेबुला से उत्पन्न होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लेखक का छद्म नाम बर्नार्ड वास्तव में वॉल्टर सीगमिस्टर था, जैसा कि मार्टिन गार्डनर के निबंध से पता चला है। हालांकि बर्नार्ड सीगमिस्टर के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी 1989 में वॉल्टर कैप्टन मिंकल की पुस्तक सबटेरेनियन वर्ल्ड 1,00,000 ईयर्स ऑन ड्रैगन्स, ड्वार्फ्स, द डेड, लॉस्ट रेसेस एंड यूएफओ फ्रॉम इनसाइड द अर्थ के साथ सामने आई। सन 1945 से 1949 के दौरान अमेजिंग स्टोरीज नामक विज्ञान कथा पत्रिका के संपादक रे पामर ने रिचर्ड शार्प शेवर की कहानियों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसे शेवर मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। शेवर का दावा था कि एक उन्नत प्रागैतिहासिक प्रजाति ने भूमिगत गुफाओं का एक जाल बनाया था। उनके पतित वंशज, जिन्हें डैरो कहा जाता है, कथित तौर पर अभी भी वहीं रहते हैं और प्राचीन जातियों द्वारा छोड़ी गई उन्नत तकनीक का उपयोग करके धरती पर रहने वाले लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इन परेशान करने वाली आवाजों को, जिनका स्रोत अज्ञात माना जाता है, शेवर ने सबूत के तौर पर पेश किया था और कहा जाता है कि इन्हें कई लोगों ने सुना था, जिससे भूमिगत दुनिया के बारे में रहस्य और गहरा गया। खोखली पृथ्वी की बाहरी सतह पर मनुष्य रहते हैं, ऐसा कहने के बजाय कुछ लोग अवतल खोखली पृथ्वी सिद्धांत नामक एक अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि खोखली दुनिया के अंदर एक ब्रह्मांड मौजूद है, जैसे कि डायसन स्फीयर। 1869 में न्यूयॉर्क के साइरस टी डे नामक एक डॉक्टर ने इसी तरह का एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसे कोशिकीय ब्रह्मांड उत्पत्ति सेल्यूलर कॉस्मोगोनी कहा जाता है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने कोरोशैनिटी नामक एक पंथ की स्थापना की और उनका मुख्य समुदाय आज भी फ्लोरिडा में मौजूद है। डे के अनुयायियों ने विशेष तकनीक का उपयोग करके फ्लोरिडा के तट का सर्वेक्षण करके पृथ्वी की वक्रता को सिद्ध करने का दावा किया। 20वीं शताब्दी में पीटर बेंडर, जोहान्स लैंगकैम्प, न्यूप्रेट और फोरिट्ज़ ब्रॉड जैसे जर्मन लेखकों ने खोखली पृथ्वी के सिद्धांत का समर्थन किया, जिससे हमारे नीचे एक छिपी हुई दुनिया की धारणा को और बल मिला। ऐसी कहानियां हैं, हालांकि सिद्ध नहीं हैं, जो बताती हैं कि एडोल्फ हिटलर खोखली पृथ्वी के इस विचार से प्रभावित था। इन कहानियों के अनुसार हिटलर ने आकाश में कैमरे लगाकर जासूसी करने के लिए एक अभियान भेजा था। उनका मानना था कि ऊपर का आकाश तारों से भरी एक गोलाकार गुफा है और वे ऊपर देखकर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद करते थे। मुस्तफा अब्देलकाद नामक एक मिस्र के गणितज्ञ ने इस धारणा को आगे बढ़ाया और इस अवतल पृथ्वी मॉडल का सटीक मानचित्रण करते हुए वैज्ञानिक प्रकाशन लिखे। उन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रकाश की किरणें वृत्ताकार पथों में यात्रा करेंगी और गुफा के केंद्र के पास पहुंचते ही धीरे धीरे धीमी हो जाएंगी। हालांकि पारंपरिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान में यह माना जाता है कि पृथ्वी से एक सीमित दूरी पर स्थित इस गुफा के केंद्र तक कोई ऊर्जा नहीं पहुंच सकती। प्रसिद्ध लेखक मार्टिन गार्डनर ने सुझाव दिया कि यदि कोई ड्रिल इस गुफा में प्रवेश करे तो वह अनंत तक फैलती हुई प्रतीत होगी, जो पृथ्वी के केंद्र के बराबर है। हालांकि इस सिद्धांत को अक्सर ओकम के रेजर सिद्धांत के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, जो हमें कई विकल्प उपलब्ध होने पर सरल व्याख्याओं को चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आप पृथ्वी के अंदर होते तो आपको बाहरी सतह की ओर खिंचाव महसूस नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार आप लगभग भारहीन महसूस करते। ऐसा इसलिए है
क्योंकि आइजैक न्यूटन का यह विचार था कि खोखले खोल के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, लेकिन भीतरी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा बहुत मौजूद रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी एक पूर्ण गोलाकार आकृति नहीं है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है। यदि आप खोखली पृथ्वी के अंदर होते तो इन कारकों के कारण आपको थोड़ा सा बाहर की ओर खिंचाव महसूस होता। यदि खोखली पृथ्वी बाहरी सतह के समान पदार्थों से बनी होती तो उसका भार कम होता। अतः बाहरी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता। खोखली पृथ्वी के ये विचार रोचक तो हैं, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा इन्हें व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। ये ऐतिहासिक किस्सों और वैज्ञानिक सिद्धांतों को मिलाकर एक कल्पनाशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनकी वैधता अनिश्चित बनी हुई है। अंटार्कटिका में हुई इन भयानक खोजों में से आपको सबसे रोचक कौन सी लगी? नीचे कमेंट्स में अक्षमूट में अपनी राय जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।